Hello everyone. Let's start with the paper. May June 2017, variance 13. All right. So the first question is the ion Y3 negative contain 18 electrons and has a mass number of 31. How many protons and neutrons does Y3 negative contain? So if it has a mass number of 31, इसका मतलब ये हुआ कि it must be phosphorus, and phosphorus has an atomic number of 15, which means it contains 15 protons. And since it has 3 minus charge, which means it has 18 electrons, and 31 minus 15 is going to be 16 neutrons. So we have 16 neutrons and 15 protons, और ये option आपके पास A में है, which is why A is the right answer. And the next question is 0.216 grams sample of an aluminum compound X reacts with an excess of water to produce a single hydrocarbon gas. This gas burns completely in oxygen to form water and carbon dioxide only. The volume of carbon dioxide at room temperature and pressure is 108 centimeter cube. What is the formula of X? Well, we have a detailed method as well as the short method. Let's go for the detailed method so that आपको समझ में आए कि काम किस तरह से करना है. ठीक है जी. So first of all we have the volume of we have the volume of carbon dioxide. So first of all we need to find out the moles of carbon dioxide, and for that मैं 108 को डिवाइड कर दूंगा 24,000 cm क्यूब से, तो ये हो जाएगा आपके पास 4.5 into 10 to the power minus 3 moles. अब आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में और कार्बन एटम के दरमियान जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सेम होंगे, क्योंकि दोनों में 1:1 का रेशियो है. तो अगर ये 4.5 into 10 to the power minus 3 है, तो यहाँ से मोल्स ऑफ कार्बन भी आपके पास 4.5 into 10 to the power minus 3 आ जाएंगे, राइट? Now we need to find out the mass of carbon, and for that we need to multiply moles with AR of carbon. तो मास ऑफ कार्बन के लिए मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर लूंगा 4.5 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 3 इनटू 12. तो यहाँ से आपके पास मास ऑफ कार्बन आ जाएगा 0.054 ग्राम. ठीक है जी. इन ऑर्डर टू गेट द मास ऑफ एल्यूमिनियम, मैं सैंपल का जो मास है मेरे पास 0.216, उसमें से मैं कार्बन का मास सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मास ऑफ एल्यूमिनियम मिल जाएगा, विच इज एक्चुअली 0.162 ग्राम. ठीक है जी. नाउ फ्रॉम दैट आई कैन फाइंड द मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम. तो मैं 0.162 को डिवाइड कर दूंगा 27 से, तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे, और मोल्स हो जाएंगे 6 into 10 to the power minus 3 मोल्स. ठीक है जी. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है एल्यूमिनियम और कार्बन के मोल्स. एल्यूमिनियम के मोल्स हैं 6 into 10 to the power minus 3, और कार्बन के मोल्स हैं हमारे पास 4.5 into 10 to the power minus 3. तो एल्यूमिनियम के मोल्स ये गिवन है और कार्बन के मोल्स ये गिवन है, एंड ऑब्वियसली 4.5 इज द लीस्ट वैल्यू, तो मैं सिंपलेस्ट रेशियो आइडेंटिफाई करने के लिए इसको होल नंबर से डिवाइड, सिंपलेस्ट रेशियो डिटरमाइन करने के लिए वैल्यूज को डिवाइड कर दूंगा. तो ये हो जाएगा आपके पास 1.33 और ये हो जाएगा 1. तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से. तो ये हो जाएगा आपके पास 4, ये हो जाएगा 3. इसका मतलब एल्यूमिनियम आपके पास क्या आ गया 4, कार्बन क्या आ गया आपके पास 3, and Al4C3 is basically your right answer. तो Al4C3 कहाँ पर है? D में है, तो D is going to be the right answer. ठीक है जी. अब इसका शॉर्टकट भी है, और शॉर्टकट ये है कि आप सब जानते हैं कि एल्यूमिनियम has 3+ चार्ज और कार्बन हैज 4- चार्ज. तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा Al4C3.
तो अगर आप ये शॉर्टकट लगा दें तब भी आंसर डी ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, which equation correctly describes the complete combustion of an alkene CnH2n? तो जब एल्कीन की कंप्लीट कंबस्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, राइट। ठीक है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो आपके पास बन रहा है। हमारे पास एक फॉर्मूला था CxHy, आप अगर याद हो आपको, और हमने कहा था x+y/4 O2 एरो XO2 + y/2 H2O। ठीक है। तो y/2 H2O का मतलब ये 2n तो नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। ये 2n भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। तो कंपटीशन जो है वो बी और सी में है। सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि 2NO2 नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। क्वेश्चन नंबर 4, two conversions are shown. Which similar feature do these two conversions have? तो ये एंगल होगा 109.5 डिग्री, ये होगा 107 डिग्री, ये होगा 120 डिग्री, और ये होगा 109.5 डिग्री। सही है। तो अब जरा देखिए, वो कह रहे हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है अमोनिया माइंस में, और अमोनिया में भी -3 है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं हो रहा, तो ये गलत हो गया। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल। तो ये बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि ये 109.5 डिग्री से 107 डिग्री हुआ है। बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है फर्स्ट में भी सेकंड में भी, विच इज व्हाई बी इज द राइट आंसर। All gases listed are at the same pressure. Which gas will most closely approach ideal behavior? बेटा आइडियल बिहेवियर के लिए दो बातें ध्यान में रखें। गैस फॉलो ideal behavior when temperature is high and pressure is low. These conditions will reduces the intermolecular forces between the molecules. ठीक है। सो आप जानते हैं ये गलत, ये भी गलत, क्योंकि इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर, डेविएशन ज्यादा होगी। इन दोनों में वैन डर वाल्स फोर्सेस है, राइट। तो ये दोनों ठीक हो सकते हैं, बट हमें चाहिए मोर टेम्परेचर। तो मोर टेम्परेचर जो है वो 500 केल्विन में है, विच इज व्हाई डी इज द राइट आंसर। और हमें मोर टेम्परेचर इसलिए चाहिए क्योंकि प्रेशर तो सेम रखा हुआ है उसने प्रेशर को तो चेंज ही नहीं किया, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग डेटा आर नीडेड फॉर दिस रिएक्शन। फॉर्मेशन का डेटा गिवन है हमारे पास। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद आयरन ऑक्साइड, ये इक्वेशन आ गई। What is the enthalpy change when 55.8 gram of iron are produced by this reaction? ये हो जाएगा आपके पास 3CO plus Fe2O3 arrow 3CO2 plus 2Fe, एंड ऑब्वियसली मुझे ये कैलकुलेट करना है। फॉर्मेशन का डेटा गिवन है तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी मुझे, राइट। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास है -111, मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा बिकॉज 3 मोल्स हैं। Fe2O3 इज -822,
कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास -394 इंटू 3 करूंगा क्योंकि 3 मोल्स हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो है, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस -111 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -822 माइनस -394 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास -13 हो जाएगा -27 किलो जूल्स। और जाहिर सी बात है ये 58.5 ग्राम है आयरन का, दैट इंडिकेट्स कि 1 मोल ऑफ आयरन है आपके पास। तो 1 मोल ऑफ आयरन के लिए मैं क्या करूंगा, इस एनर्जी की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा -13.5 किलो जूल्स पर मोल। तो राइट आंसर इज बी। Vanadium reacts with dilute sulfuric acid to form vanadium sulfate and hydrogen gas. What happens to vanadium atom in this reaction? जाहिर सी बात है अगर वेनेडियम यहाँ पर है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेनेडियम की वो 3 प्लस होगी। तो वेनेडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जब ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, विच इज व्हाई ए इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए वो कह रहे हैं सोडियम थायोसल्फेट reacts with HCl as shown in the equation। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। वो कह रहे हैं when calculating the oxidation number of sulfur in sodium thiosulfate, the average oxidation number of the two sulfur atoms should be found. What is the oxidation number of sulfur in each this? सोडियम थायोसल्फेट में +2 होती है ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो जाएगा +2 -6, ये हो जाएगा +2। सल्फर डाइऑक्साइड में +4 होती है और सल्फर में 0 होगी, तो +2 +4 0, तो B is going to be the right answer. Ammonia is produced by the Haber's process, delta H की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। A fault in the temperature control during the process resulted in the temperature changing to 600 degrees Celsius for 2 hours. ठीक है, what effect did this have on the production of ammonia during this time? अब किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है तो इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, यील्ड ऑफ अमोनिया कम हो जाती है, ठीक है जी, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा होता है, राइट। सो अमोनिया फॉर्म फास्टर, इक्विलिब्रियम यील्ड डिक्रीजेस, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। तो राइट आंसर इज ए। जब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया भी ज्यादा होगी, लेकिन यील्ड जो है वो कम हो रही है। For the reaction shown, an equilibrium is established at a temperature of 700 Kelvin. The equilibrium constant Kp for the reaction is 9.80 kilopascal. The partial pressure of N2O4 and N2O this. Cal, what is the partial pressure of NO2 at equilibrium? ठीक है, तो Kp 9.80 दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 दिया हुआ है विच इज 80, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 28.0, तो ब्रावो इज द राइट आंसर। Question number 11. The diagram shows the Boltzmann distribution of the energy of gaseous molecules at a particular temperature. ठीक है, ये एरिया अंडर द कर्व, ये प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू एक्टिवेशन। तो वो कह रहे हैं व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इफ द टेंपरेचर ऑफ द गैस इज रेज्ड, द हाइट ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द कर्व इंक्रीजेस। नहीं, हाइट तो डिक्रीज हो जाती है, हमेशा हाइट डिक्रीज होती है। ये जो x, ये हाइट है, ये डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये ग्राफ इस तरह से बन रहा होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। If the temperature of the gas is raised, the maximum of the curve moves towards right hand side. That's fine, and therefore B is the right answer. The length of the line labeled X shows the activation energy for the reaction.
नहीं, ये प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया आपको, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, राइट। तो ये गलत हो जाएगा आपका। द लेंथ ऑफ लाइन लेबल्ड y shows the enthalpy change of reaction, ये भी गलत, ये एंथैल्पी चेंज नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। Question number 12, magnesium chloride and silicon tetrachloride are separately added to water. What are the approximate pH values of the solutions form? Magnesium chloride जो है वो डिसॉल्व होता है और उसका वीक एसिडिक सॉल्यूशन होता है, SiCl4 हाइड्रोलाइज होता है और वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन देता है। तो SiCl4 pH 3 देता है और MgCl2 6.5 होता है। तो आंसर इज गोइंग टू बी सी। सही है, इसका मतलब आपको पीएच वैल्यूज याद होनी चाहिए जो आपको क्लास में बताई गई। क्वेश्चन नंबर 13, वो कह रहे हैं which graph correctly shows the relative melting point of the elements magnesium, aluminum, silicon and phosphorus plotted against the relative first ionization energies। तो आप याद रखिएगा across the period ionization energy decreases, sorry increases across the period, generally ionization energy increases with some sort of deviation, जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में होता है, राइट। और फिर आपके पास मेल्टिंग पॉइंट भी है, तो मेल्टिंग पॉइंट का स्केच याद होना चाहिए आपको। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी जनाब फॉस्फोरस। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉस्फोरस की ज्यादा होगी, उससे कम सिलिकॉन की होगी, उससे कम मैग्नीशियम सिलिकॉन की होगी और सिलिकॉन से कम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की और एल्यूमिनियम से कम मैग्नीशियम की होगी, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट का स्केच ये होगा, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का स्केच ये भी तो था, लेकिन मसला ये है कि एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है मैग्नीशियम से, इसलिए एल्यूमिनियम ज्यादा दिखा रहे हैं यहाँ पर, विच इज रॉन्ग, ठीक है। सेम हियर, यहाँ पर एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा दिखा रहा है, विच इज आल्सो रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन से कम होता है, इसने ज्यादा दिखा दिया, इसलिए ये भी रॉन्ग, एंड देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Question number 14, the table gives information about calcium carbonate and calcium hydroxide, which is correct? Calcium carbonate is more soluble than calcium hydroxide? No, because calcium carbonate insoluble होता है। फिर वो कह रहे हैं calcium hydroxide can be manufactured using calcium carbonate as the starting material। ये हो सकता है because calcium carbonate को अगर आप डिकम्पोज करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो सही है ये बात, अगर ठीक है तो ये हो जाएगा, राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 15, which row correctly describe the reaction of calcium and strontium with water? Calcium and strontium substance oxidize or more vigorous reaction। तो जाहिर सी बात है डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो स्ट्रोंशियम का वाटर के साथ रिएक्शन विग्रस होगा, सही है। तो मोर विग्रस रिएक्शन स्ट्रोंशियम और वाटर का होगा कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, ठीक। तो हम यहाँ लिख देते हैं डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। उसकी बेसिस पर मैं ये दो चेक्स लगाए। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज स्ट्रोंशियम होगा ऑब्वियसली, 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा, तो या तो ये या फिर ये, ठीक है। सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा होगा? वाटर, तो इसका मतलब डी वुड बी द राइट आंसर। और वाटर क्यों रिड्यूस होगा, देखो मैं आपको इक्वेशन करके दिखा देता हूँ। ये स्ट्रोंशियम है, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है,
और हाइड्रोजन गैस बन रही है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की +1 है, यहाँ 0, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक क्लोरीन गैस इज एडेड टू कोल्ड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कोल्ड NaOH के साथ क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो जाहिर सी बात है सोडियम क्लोरेट 1 वाटर और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो कह रहे हैं ना सेपरेट एक्सपेरिमेंट क्लोरीन गैस इज एडेड टू हॉट एक्वस NaOH, तो सोडियम क्लोरेट 5 सोडियम क्लोराइड वाटर बनता है। तो जब सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम क्लोरेट 5 बनेगा विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड, तो वो पूछ रहे हैं, और ये तो हॉट से हो गया, और कोल्ड के साथ NaCl बनेगा और NaClO भी बनेगा। तो NaCl में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, NaClO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी और NaClO में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। और क्लोरीन एक्चुअली खुद भी रिएक्शन कर रहा होगा, तो क्लोरीन जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा। तो 0, -1, +1 एंड +5। तो 0, -1, +1 एंड +5, ये ऑप्शन सिर्फ ए में अवेलेबल है, विच इज व्हाई ए इज द राइट आंसर। A test tube of HBr and a test tube of HI are heated at the same temperature. Which combination of observation is possible? ओके, आप HBr को हीट कर रहे हो और HI को हीट कर रहे हो, तो थर्मल डिकम्पोजिशन जब HI की होगी तो जाहिर सी बात है आयोडीन गैस बनेगा, इसके आपको पर्पल या वॉयलेट वेपर्स मिल जाएंगे। तो जब HBr को हीट करोगे आप तो ऑब्वियसली ये Br2 मिलेगा। जब ये Br2 मिलेगा तो जाहिर सी बात है कंपैरिजन में तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, बिकॉज ये लेस थर्मली स्टेबल होता है, और ये मोर थर्मली स्टेबल होगा, तो ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, सो टेस्ट ट्यूब ऑफ HBr में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रहा, जबकि HI में पर्पल वेपर्स मिलेंगे, तो ये इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, अमोनिया एग्जिस्ट एज सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल, अमोनिया कैन रिएक्ट विद सुटेबल रिएजेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स कंटेनिंग अमोनिया माइंस। ठीक है, अमोनिया कैन आल्सो रिएक्ट विद सुटेबल रिएजेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स containing amide ion. Which of these nitrogen containing species are present in aqueous solution of ammonia? Guys, अमोनिया को जब वाटर में प्लेस करते हो ना आप, तो आपके पास अमोनिया माइंस बनते हैं, आपके पास हाइड्रोक्साइड आइंस बनते हैं, इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है, और आपको पता है कि ये वीक एल्कली है तो ये पार्टली डिसोसिएट होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया भी बनते हैं। ठीक है, तो अमोनिया मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और अमोनिया माइंस मिलेंगे, तो ऑप्शन क्या हो सकते हैं? अमोनिया माइंस, हाइड्रोक्साइड आइंस, अमोनिया मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अमोनिया मॉलिक्यूल और अमोनिया माइंस मुझे मिल रहे हैं, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दीज आर द ऑप्शंस जो कि आपको चेक करने हैं कि इन चारों में से या तो चारों हो या तीन हो या दो हो, कोई मतलब कॉम्बिनेशन बना के एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन हमें बी में नजर आया, which is why B is the right answer. Question number 19, what would be produced when 60 gram of nitrogen monoxide reacts with an excess of carbon monoxide in a catalytic converter? Okay, 60 gram of nitrogen monoxide. अच्छा, पहली तो बात ये कि इक्वेशन आपके पास ये होगी 2NO plus 2CO एरो N2 plus 2CO2। ठीक है, ये तो इक्वेशन होगी आपकी। दूसरी बात,
कार्बन मोनोऑक्साइड है वो NO को रिड्यूस कर रहा है। NO2 नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और तीसरी बात क्या होगी भाई कि मैं मोल्स ऑफ NO कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ से। 60 को डिवाइड कर दीजिए NO के MR से विच इज 30, ये 2 मोल्स मिलेगा मुझे। ठीक है, अच्छा। हम्म, अब मैं यहाँ से मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि इन दोनों का रेशियो सेम है, इसलिए जो मोल्स हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड के भी मोल्स होंगे। तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके MR से, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 88 ग्राम। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ से मास ऑफ नाइट्रोजन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, और आप जानते हैं कि इन दोनों के दरमियान 2:1 का रेशियो है। पहले बेटा हम मोल्स को रिलेट कर लेते ताकि आपको याद रहे। सो NO के मोल्स और नाइट्रोजन के मोल्स में रेशियो है 2:1 का। अगर आपने ये 2 कैलकुलेट किए हैं तो ये कितने होंगे, 1 ही होंगे। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन आ गया, आपने मास ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा आपके पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 28, तो 28 ग्राम आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई आपके पास 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। आपके पास 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर है, एंड देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर वो कह रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुड बी कंसीडर्ड व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। व्हिच फॉर्मूला आइडेंटिफाइज अ सिंगल सब्सटेंस। सिंगल सब्सटेंस। ओके, तो सबसे पहली बात कि इसमें अल्काइल हैलाइड है, एल्डिहाइड है, तो सिंगल सब्सटेंस तो नहीं है, इसका मतलब ये गलत। ठीक है, और इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी है क्योंकि कायरल कार्बन। कायरल कार्बन तो है, बट मसला ये है कि इसमें दो है, सिंगल सब्सटेंस नहीं है। इसमें सिर्फ एल्कीन है, इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, लेकिन इस और स्ट्रक्चरल भी हो सकता है। अच्छा, इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा, स्ट्रक्चरल नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि ब्यूटुईन है तो ब्यूटानीन मैं खुद से तो नहीं बना सकता हूँ, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद आपके पास है अल्काइल हैलाइड, इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा क्योंकि 3 क्लोरीन एटम है। C4H10 में कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगा, स्टीरियो, इसमें नो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसलिए नहीं आएगा। तो आप इसका स्ट्रक्चर लिख के देखिए सी का। ये है आपके पास CH2Cl, फिर CH2 है, फिर CH है, Cl, और ये भी Cl। ठीक है, ये सिंगल सब्सटेंस है, इसलिए सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर।
फिर वो कह रहे हैं structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question. If a molecule contains two non-identical chiral carbon atoms, four optical isomers exist. How many isomers are there with this molecular formula? 5 number rings a tertiary alkyl group. बेटा ये तो आपने बना के देखना होगा. हम 5 member ring अगर ले रहे हैं, ये हमने 5 member ring ले ली और टर्शियल अल्कोहल ये बना दिया हमने. ठीक है. अच्छा 5 member ring हम ये भी ले सकते हैं, ये भी टर्शियल अल्कोहल बना दिया हमने. अच्छा हम 5 member ring जो है वो ये भी ले सकते हैं, और अगर टर्शियल अल्कोहल बनाना है तो हमने ये बना दिया टर्शियल अल्कोहल, और रिंग जो है वो हमने ये बना दिया. सही है. अब जाहिर सी बात है क्या रह गया हमारे पास, एक अल्काइल ग्रुप रह गया. तो एक अल्काइल ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिया, एक अल्काइल ग्रुप मैंने यहाँ पर फिट कर दिया. ठीक है. तो अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ काइरल कार्बन एटम एक ये हो जाएगी, दूसरी काइरल कार्बन एटम ये हो जाएगी, तो 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4 आइसोमर्स हो जाएंगे. सही है. एक काइरल कार्बन एटम ये आ गई आपके पास, दूसरी काइरल कार्बन एटम ये आ गई आपके पास. तो अगर इनमें भी 2 काइरल कार्बन एटम है तो यहाँ पर भी 4 आइसोमर्स आ जाएंगे. सही है. ये काइरल कार्बन एटम हो गई, तो 2 to the power 1 क्या हो जाएगा, 2 आइसोमर्स हो जाएंगे. राइट. तो टोटल आइसोमर्स मेरे पास कितने हो जाएंगे इस तरह से, 4 plus 4 plus 2, 4 plus 4 plus 2 is going to be 10 isomers. लेकिन मसला ये है कि एग्जामिनर ने एक आइसोमर को स्ट्रक्चरल आइसोमर कंसीडर किया हुआ होगा, इसलिए हम 10 minus 1 करेंगे, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, उसी को उसने डेक्स्ट्रोरोटेटरी ले लिया होगा. तो हमारे पास 9 आइसोमर आ जाएंगे. ये 9 कहाँ पे लिखा हुआ है, सी में, तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. फिर वो कह रहे हैं आपसे द फॉर्मूले ऑफ 3 कंपाउंड्स आर शोन. ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और ये प्राइमरी अल्कोहल है. ठीक है. ये याद रखिएगा, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, और ये प्राइमरी अल्कोहल. वो कह रहे हैं वन ऑफ दीज कंपाउंड्स विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर. ओके. ये कर रहा है ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है. ठीक है. ये है डबल बॉन्ड, ये कर रहा होगा. वन ऑफ दीज कंपाउंड्स विल प्रोड्यूस अ सिल्वर मिरर विद टॉलरेंस रिएजेंट. वो ये कर रहा होगा. और ब्रोमीन वाटर कह रहा है, ब्रोमीन वाटर जो है वो ये आ रहा होगा. ठीक है. विच रो शोज द करेक्ट रिजल्ट्स. तो बेटा डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर जो है वो CH2CH2CH2OH होगा, और टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड करेगा, तो राइट आंसर डी बनेगा. 23 कार्बोक्सिलिक एसिड may be prepared by several different methods. In this reaction, would propanoic acid be formed? अगर मैं अमोनियम प्रोपेनोइट को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा, तो प्रोपेनोइट आयंस हाइड्रोजन हासिल करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से और प्रोपेनोइक एसिड बना लेंगे. ठीक है. तो ये तो बन गया, यही आंसर है. आगे भी देख लेते हैं. हीटिंग इथाइल प्रोपेनोइट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो सॉल्ट बनेगा बेटा आपके पास. पहले एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी, उससे एसिड आएगा, एसिड NaOH की वजह से सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली, ये बनेगा. तो ये गलत हो गया क्योंकि सॉल्ट बन रहा है यहाँ. यू हैव टू बी सो क्विक. मतलब आपको पता होना चाहिए कि यार ये एस्टर है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा, और प्रोपेनोइक एसिड NaOH की प्रेजेंस की वजह से सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर हीटिंग प्रोपेन टू ओल विद एसिडाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6, तो ये आपको कीटोन देगा.
एसिड नहीं मिल रहा, ये भी गलत हो गया। हीटिंग प्रोपाइल इथेनोइक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ से इथेनोइक एसिड मिलेगा, वो आपसे प्रोपेनोइक एसिड कह रहा है, ये भी गलत। सही है, ये याद रखिएगा, इथेनोइक आयन से इथेनोइक एसिड मिलेगा। 24, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर, डायोल डायोल डायोल, ठीक है। बाय व्हिच मेथड माइट दिस पॉलीमर बी मेड, पॉलीमराइजेस इथीन फॉलोड बाय हाइड्रेशन। बेटा जब पॉलीइथीन बनता है, डू नॉट हाइड्रोलाइज, ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा ये। पॉलीमराइज इथीन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, तो जब पॉलीइथीन को पॉलीमराइज करोगे तो पॉलीइथीन होगा, और पॉलीइथीन डू नॉट रिएक्ट विद ओल्ड KMnO4, ये भी गलत। पॉलीमराइज 1,2-डाइक्लोरोइथीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये हो सकता है। इसलिए 1,2-डाइक्लोरोइथीन अगर मेरे पास है, ये है 1,2-डाइक्लोरोइथीन, और मैं इससे पॉलीमर बना दूं, ये बन गया पॉलीमर, और फिर मैं इसको हाइड्रोलाइज कर दूं, तो हाइड्रोलिसिस से ये भी OH हो जाएगा और ये भी OH हो जाएगा, तो ये एग्जैक्टली वही पॉलीमर है जो मेरे पास आया, तो C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सही है, यहाँ बता दीजिए कि मैंने हाइड्रोलिसिस किया है, और यहाँ बता दीजिए कि मैंने एडिशन पॉलीमराइजेशन किया है, ठीक है। 25, bromine reacts with ethene in the dark, which description of the organic intermediate in this reaction is correct। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट जब बनता है तो वो कार्बोकैटाइंस होते हैं, और कार्बोकैटाइंस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है। कार्बोकैटाइंस एक्ट्स as an electrophile, I think I have written this in the lecture, right answer is D। which statement about butane 1-ol, butane 2-ol and 2-methyl butane 2-ol is not correct? Not correct। पहली तो बात ये कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, दूसरी बात ये कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तीसरी बात ये कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है। You have to be so quick। They all react with methanoic acid to form ester, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, ये बात ठीक है, इसलिए ये गलत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं नॉट करेक्ट। They all react with sodium, ये बात भी ठीक है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। They can all be dehydrated to form an alkene। अच्छा, तो ब्यूटेन 1-ol डिहाइड्रेट होकर ब्यूटीन देगा, ब्यूटेन 2-ol भी डिहाइड्रेट होकर 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ol भी डिहाइड्रेट होकर प्रोएल्कीन देगा, तो ये भी ठीक है। लेकिन क्योंकि वो नॉट करेक्ट कह रहा है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर इज डी, क्योंकि टर्शियल अल्कोहल नेवर ऑक्सीडाइज, 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज। Twenty-seven, which compound will react with acidified potassium dichromate 6 and with alkaline aqueous iodine? Alkaline aqueous iodine से अगर रिएक्शन कर रहा है तो CH3 CHOH ग्रुप होगा, या फिर CH3CO ग्रुप अवेलेबल होगा, ठीक है। और अगर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 से रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब या तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल डू ऑक्सीडाइज, या फिर ये एल्डिहाइड होगा, क्योंकि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कीटोन तो ऑक्सीडाइज होते नहीं। तो अब हमें ऑप्शंस देखिए कि भाई ये ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा है या ये ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो देखें यहाँ पर CH3CO ग्रुप मौजूद है, हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन कीटोन है तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाएगा, कांट ऑक्सीडाइज। सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कलाइन एक्वस आयोडीन देगा, और यही आंसर है आपका। सही है भाई, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और CH3 CHOH है तो हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव देगा, तो ये भी हो जाएगा।
अच्छा, ये वाला गलत क्यों है? क्योंकि ये एल्डिहाइड है, ये ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, इसलिए ये भी गलत। प्राइमरी अल्कोहल तो हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट देते ही नहीं है, उसको तो सिर्फ इथेनॉल देता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। 28, chlorogenic acid is found in green coffee beans and is used in treatment for weight loss. Okay, R जो है वो इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ग्रुप सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल नहीं, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। What is produced in good yield when chlorogenic acid is treated with in excess of aqueous sodium carbonate solution at room temperature? भाई अगर सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड react with sodium carbonate to give salt. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट कहाँ बन रहा है, यानी इस जगह पर सॉल्ट बनना चाहिए, तो सॉल्ट यहाँ पर भी बन रहा है, सॉल्ट यहाँ पर भी बन रहा है, राइट, सॉल्ट यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर सॉल्ट नहीं बन रहा, इसलिए ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब मसला ये है कि ये अल्कोहल है, alcohols are neutral, they do not react with sodium carbonate, तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। इसका मतलब बी भी गलत हो गया, तो सी भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, कंपटीशन ए और डी में है। अच्छा, आप नोट करें ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, और आप सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो सोडियम कार्बोनेट एस्टर्स तो हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट कांट हाइड्रोलाइज एस्टर, मैंने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं कराया, तो ये भी गलत, तो राइट आंसर इज ए। उसके बाद 29, वो कह रहे हैं ब्यूटानिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ब्रोमोप्रोपेन यूजिंग रिएजेंट एक्स एंड वाई, यूजिंग रिएजेंट एक्स एंड वाई। ओके, ये देखो ये प्रोपेन है और ये ब्यूटानिक एसिड है, इसका मतलब यहाँ 3 कार्बन एटम थे, यहाँ 4 कार्बन एटम है। कार्बन एटम इंक्रीज उसी वक्त होते हैं जब आप कंपाउंड क्यू में साइनाइड लगाओ, तो साइनाइड आएगा पोटेशियम इन इथेनॉल, या तो ये होगा या ये होगा, और साइनाइड की एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये होगा, तो राइट आंसर इज ए। कंपाउंड क्यू इज बेसिकली CH3 CH2 CH2 CN, फिर ये CN कन्वर्ट होगा ब्यूटानिक एसिड में। He is asking how many esters with the molecular formula this can be made by reacting primary alcohol with a carboxylic acid. Okay, primary alcohol with a carboxylic acid. यानी secondary alcohol पे नहीं जाना, primary alcohol with a carboxylic acid. That's a very challenging part. ये हो जाएगा CH3, CH3 COO CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। फिर है आपके पास CH3 CH2 COO CH2 and then CH3, फिर आपके पास है CH3 CH2 CH2 COO CH3, ये प्रोपेनॉल हो गया, ये इथेनॉल हो गया, ये मेथनॉल हो गया, ये सारे के सारे प्राइमरी अल्कोहल हो गए, राइट। अच्छा, अगर मैं मेथनोइक एसिड ले लूं, यानी एक तरफ H और एक तरफ अल्काइल ग्रुप, 2 3 4 5, सही है, इसमें ब्रांचेस कर देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास CH,
2CH, CH3 and then CH3, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए ये CH3 उठाकर मैं इस कार्बन एटम पे शिफ्ट कर दूं तो ये बनेगा CH3 CH CH3 CO O CH3, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। प्राइमरी अल्कोहल, ये सारे के सारे प्राइमरी अल्कोहल, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ले नहीं सकते हम, ठीक है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं ले सकते क्योंकि वो प्राइमरी अल्कोहल पे नहीं रहेगा। सो मुझे एक्चुअली प्राइमरी अल्कोहल को फोकस करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। मतलब अगर मैं यहाँ लेकर जाऊंगा तो फिर वो प्राइमरी नहीं, फिर वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Okay. Which statement about the atoms sodium 23, magnesium 24 are correct? They have the same number of filled electron orbital. नहीं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते। इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका एटॉमिक नंबर है 12, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं हो सकते ना, तो गलत हो गया। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एग्जैक्टली। सोडियम के अंदर न्यूट्रॉन आ रहे हैं 23 माइनस 11 बिकम्स 12, और मैग्नीशियम के अंदर आपके पास 24 माइनस 12 इज 12, तो न्यूट्रॉन तो सेम हो गए, ठीक है। They are both reducing agent. That's right, because all metals are reducing agent. All metals are reducing agent. यही चीज आपको बताई भी गई है redox पढ़ाते हुए, ठीक है। तो right answer is C. Which compound contain covalent bond? Aluminum chloride is covalent, ammonia is covalent. Right answer is B because calcium fluoride ionic compound होता है। अच्छा, ये 33 का जो क्वेश्चन है ये हमने नवंबर 2021 वेरिएंस 11 में किया था और ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, इसलिए राइट आंसर इज ए। 34 देखते हैं, 34 में क्या होगा? My goodness, a student carried out 2 experiments using MnO2 as a catalyst to decompose hydrogen peroxide. The equation for this reaction is shown. The students' results are recorded in the table. आपको mass of MnO2 दिया हुआ है, volume of H2O दिया हुआ है, final volume of oxygen दिया हुआ है, time taken भी दिया हुआ है. The statements are correct. The activation energy was the same for both experiment. क्योंकि MnO2 acts as a catalyst, तो जाहिर सी बात है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ एक्सपेरिमेंट वुड बी सेम। सेम MnO2 catalyst is used, hence they have same activation energy, तो ये स्टेटमेंट ठीक होगा। ठीक है। The concentration of hydrogen peroxide solution used was 4 mole per dm cube. Okay. और मसला ये है कि 4 मोल पर dm क्यूब है। मुझे ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है 480, मैं उसके मोल्स निकालूंगा, उसके मोल्स निकालने से H2O2 के मोल्स निकालूंगा, वॉल्यूम दिया हुआ है, कंसंट्रेशन आ जाएगी। लेट्स फाइंड आउट दैट, लेट्स सॉल्व दैट। सबसे पहला काम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं, तो 480 को डिवाइड कर दीजिए 24,000 से, तो ये आ जाएंगे मेरे पास मोल्स 0.02, ठीक है। और आप जानते हैं मोल्स ऑफ H2O2 कितने हो जाएंगे मेरे पास? 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा क्योंकि 2:1 का रेशियो है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.04
4 मोल्स। ठीक है, अब ये जो 0.04 मोल्स है ये 10 cm³ ऑफ H2O2 में है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए मैं 1000 cm³ से कंपेयर करूंगा, तो मेरे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी 4 मोल पर dm³। सो 4 मोल पर dm³ इज द राइट आंसर, क्योंकि 4 मोल पर dm³ आ रहा है मेरे पास। फिर वो कह रहे हैं MnO2 used in experiment was in larger pieces than MnO2 used in experiment 2। ओके, तो ये बात तो किसी हद तक ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि टाइम टेकन जो है एक्सपेरिमेंट 1 का वो कम है, यानी रिएक्शन टाइम शॉर्टर था एज कम्पेयर टू दिस वन। इसका मतलब इसका सरफेस एरिया कम है और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेरिमेंट 1 में लार्ज सरफेस एरिया था, so time taken to complete the reaction is less, so time taken complete the reaction is less। ठीक है, लार्जर पीस कह रहा है, लार्जर पीस का मतलब ये हुआ इस सरफेस एरिया कम है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। तो राइट आंसर इज बी हियर। फिर उसके बाद 35, द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड मैग्नीशियम कंपाउंड इज दिस एंड द सॉलिड कंपाउंड इज हीटेड इन अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब, one or more changes are observed, which statement are correct। strong heating produces basic residue, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा, विच इज योर बेसिक ऑक्साइड। ये रेजिड्यू जो है वो बेसिक ऑक्साइड का होगा, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोड्यूसेस ब्राउन गैस, ऑब्वियसली यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, तो ये भी ठीक है। गेटिंग जेंटल हीटिंग प्रोड्यूसेस कलरलेस, बिल्कुल सही बात है। जब आप जेंटल हीटिंग करेंगे तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाएगा, और वो रिमूव होकर टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर कंडेंस फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स फॉर्म में अपीयर हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। Sulfur dioxide is an atmospheric pollutant. What might result from the release of sulfur dioxide into the atmosphere? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो NO2 को NO2 में रिड्यूस कर देता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। डिप्लीशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ की डिप्लीशन नहीं होती है। डिप्लीशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ कैसे होता है? अच्छा, एसिड रेन कॉज करता है इसलिए। ओके, कोरोजन ऑफ लाइमस्टोन स्टेशन, बिल्कुल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कॉजेस एसिड रेन। ठीक है, इसलिए डिप्लीशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ होती है। कॉजेस एसिड रेन फॉर डिप्लीशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो राइट आंसर इज ए। फिर उसके बाद है विच मैकेनिज्म आर रिप्रेजेंटेड इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। भाई ये अल्केन है, अल्काइल हैलाइड बना, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुई, Cl से OH आया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, एल्कीन बना, एलिमिनेशन हुई, ब्रोमीन ऐड हुए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुई। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है, बिल्कुल सही बात है।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और अल्काइल हैलाइड में, बिल्कुल सही बात है। एल्केन में फ्री रेडिकल हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर इज ए। फिर वो कह रहे हैं which compound on heating with ethanolic NaOH produces more than one product with molecular formula C4H8। so बेटा 2-bromobutane is से आपको ब्यूटवनीन भी मिल सकती है, सिस ब्यूटूइन भी मिल सकती है, ट्रांस ब्यूटूइन भी मिल सकती है और ब्यूटवनीन भी मिल सकती है। तो यहाँ से 3 मिलेंगी आपको, मोर देन 1 मिल रही है ना, तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक है, सही है। 2-bromo-2-methyl propane से ओनली 2-methyl propene मिलेगी, ओनली 1 एल्कीन मिलेगी। तो ये गलत हो गया, जब दूसरा गलत हो जाता है आंसर डी हो जाता है, क्योंकि 1 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 39 substance N is reflux with aqueous sodium hydroxide. One of the products of this reaction reacts with alkaline aqueous iodine to give a pale yellow precipitate. Which compound could be substance N? Pale yellow precipitates इसमें नहीं हो सकते because ये तो ester है, ester won't give iodoform test। ये भी my goodness है। wait wait मिसइंटरप्रिटेशन हो गई है। अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूंगा NaOH से एस्टर को, तो मेरे पास CH3COO बनेगा और CH3OH होगा। और जाहिर सी बात है ये दोनों आयोडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सही है। अगर आप इसको रिएक्शन करवाते हैं NaOH से, तो ऑब्वियसली आपके पास सॉल्ट बनेगा और आपके पास इथेनॉल बनेगा। और आप जानते हैं कि इथेनॉल इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल जो कि टेस्ट देगा। ये ठीक हो गया क्योंकि इसमें टेस्ट आ रहा है। अगर मैं इस कंपाउंड को NaOH के साथ हाइड्रोलाइज करूं, तो ये सॉल्ट ऑफ मेथनोइक एसिड बनाएगा, प्लस ये बनाएगा CH3CHOH CH3। ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। और आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा ग्रुप अवेलेबल है, इसका मतलब ये भी देगा। तो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 40, propanol will react with hydrogen cyanide to form 2-hydroxybutane nitrile. A suitable catalyst for this reaction is sodium cyanide. Which statement about this reaction of propanol with hydrogen cyanide are correct? The cyanide ion attacks on propanol molecule to form an intermediate ion. बिल्कुल सही बात है। The product of the reaction has a chiral carbon atom. बिल्कुल सही बात है, ये भी chiral carbon atom। The cyanide ion is a stronger nucleophile than HCN molecule. ये गलत है, बिकॉज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं कह सकते, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए था यहाँ पर। राइट आंसर इज बी। थैंक यू वेरी मच गाइस।